सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं बच्चों बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स, जहां पे हम लोग आप लोग को बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बता रहे हैं। सही है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने आप लोग के लिए शुरू की हुई है। क्यों? क्योंकि कल आपके बोर्ड से, ठीक है, कल आपको बायोलॉजी का एग्जाम देना है और मुझे लगा कि आप लोग को एमसीक्यूज भी दे देना चाहिए बच्चों। बहुत सारे मेरे पास ऐसे ऐसे एमसीक्यूज थे, टॉप 75 एमसीक्यूज है बच्चों मेरे पास, जो मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को दूंगा। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोग को स्टडी करना है, मतलब एक बार देख के जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस आप लोग के लिए ऑलवेज रहते हैं ना एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, उन ऑप्शंस को स्टडी करिए, एमसीक्यूज को स्टडी करिए बच्चों। आई होप इन चीजों से भी आपकी हेल्प बहुत ज्यादा होगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज है बच्चों आज मेरे पास, उन सबको एक एक करके बारी बारी करके स्टडी करेंगे, समझेंगे। सही है, टोटल 75 एमसीक्यूज है बच्चों मेरे पास, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को, सुपर 75। ठीक है, तो सारे के सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स मैंने आप लोग आपके बायोलॉजी में है, वो सारे चैप्टर मैंने कवर किए हुए हैं। उसके अंदर से जो मुझे लगते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो मैंने निकाले हुए हैं बच्चों, और वो मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे 12th बायोलॉजी से रिलेटेड। सही है, और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कल आपकी बोर्ड्स है। ठीक है, आज आपके पास अंतिम दिन है, फाइनल दिन है, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना बच्चों। जितना भी आपने पढ़ा होगा उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ज़्यादा कुछ नया पढ़ने के लिए मत जाना अभी। सही समझ रहे हो, क्योंकि अगर कुछ नया पढ़ने जाओगे तो पुराना भी भूल जाओगे। तो जितनी चीज़ें पढ़ी हो उनको रिवाइज कर लेना, अच्छे से क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना। जो चीज़ें मैंने पीडीएफ बना के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिए थे, वो सारी चीज़ें बच्चों थोड़ा सा शेयर, वो थोड़ी मतलब शेयर इन द सेंस पढ़ लेना। समझ में आई बात? ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसके अंदर मैंने पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किए हुए हैं, लास्ट ईयर के एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए हुए हैं, एंड सुपर 75, मतलब टोटल 75 एमसीक्यूज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। सारे के सारे चैप्टर कवर है बच्चों। ठीक है, सारे के सारे, ऑल चैप्टर्स आर कवर्ड, सारे के सारे चैप्टर बच्चों हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो चलेगा, शुरू करें बच्चों। सबसे पहला एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा बच्चों इसकी विजिबिलिटी कम होगी, आई नो, पर कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो इसको। रुको, पेन पहले एडजस्ट कर लेता हूं मैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? द एक्वाटिक प्लांट डैश इज नोन फॉर द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, कौन सा एक्वाटिक प्लांट जाना जाता है? क्या लोटस है? नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को विजिबिलिटी कम हो रही होगी, तो थोड़ा सा वीडियो को इंप्रूव कर लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना बच्चों। इसका आंसर है दैट इज स्कोरिया। ठीक है, दिस इज द आंसर। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताते चलूंगा बच्चों, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। हर एमसीक्यूज पे हम लोग ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम में एक एमसीक्यू पे नहीं दे पाऊंगा, तो फोकस यही करेंगे कि थोड़ा फास्ट जाए, फटाफट करें। ठीक है, चलेगा। सबसे उसके बाद क्या है बच्चों? द फ्लावर शोज डल कलर, ऐसा फ्लावर है बच्चों जो डल कलर दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस दिखाता है, एंड एडिबल पोलन ग्रेन दिखाता है। सो किस टाइप की पॉलिनेशन बच्चों ये सपोर्ट करेगा? मतलब देखो, डल कलर है, कलर नहीं है, लेकिन फ्रेग्रेंस ज्यादा है, तो ये वही ऑर्गेनिज्म करेंगे बच्चों जो रात में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि रात में वैसे भी कलर दिखता नहीं है, लेकिन फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आती है। समझ रहे हो? तो ऐसे जो बच्चों हैं, मोस्टली कौन सा टाइप की पॉलिनेशन होती है? एनिमोफिली नहीं होगा, ठीक है, ऑर्निथोफिली नहीं होगा, ऑर्निथोफिली बच्चों नहीं हो सकता यहाँ पे, एंटीमोफिली नहीं होगा, हाँ काइरोप्टोफिली, बैट वाली फिली। समझ रहे हो? मतलब बैट आगे रात को निकलेगा ना, चमगादड़, ठीक है, बैटमैन जो रात को निकलता है, समझ रहे हो? और क्या करेगा वो? पॉलिनेशन करवाएगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चले। द पार्ट ऑफ अ स्पर्म, स्पर्म का वो कौन सा पार्ट दैट कंटेन एंजाइम, जिसके पास क्या होता है बच्चों? एंजाइम होता है फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडियाटा। फीमेल का जो फीमेल ओवम का पार्ट होता है बच्चों, कोरोना रेडियाटा, उसमें कौन सा पार्ट ऑफ द स्पर्म क्या करता है? पेनिट्रेट करता है, जिसके पास एंजाइम होते हैं। तो ऑब्वियसली ना, ऊपर वाला पार्ट एक्रोसोम होता है ना, दैट इज नथिंग बट योर हेड। सही है, सो हेड कहां है? हेड, हेड इज द करेक्ट ऑप्शन, हेड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? ओके। बाकी मैंने ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज भी लिए बच्चों, जिनके अंदर ऑलरेडी उनके मार्क्स, जो उनके जो आंसर है वो टिक है। ठीक है, ऑलरेडी उनके आंसर टिक है, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी स्टडी करने में, और इनका स्क्रीनशॉट लेते चलो साथ साथ में मेरे साथ साथ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है बच्चों एक एक करके आपको सारी चीजें पढ़ाने का, तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, मजा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? इन बर्ड पॉपुलेशन न्यू फॉर्म्ड वॉल्केनिक आइलैंड आर द रेयर अलील्स of a gene, ठीक है, was noted to be much more than prevalent than the population, जो पहले से population थी उससे ज्यादा prevalent थे बच्चों, of the same species on the mainland,
दिस इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो फाउंडर इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा इफेक्ट है बच्चों, ये फाउंडर इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट नहीं है, बोहर्स इफेक्ट नहीं है, हेल्डन इफेक्ट नहीं है। ये दोनों कहां लगते हैं बच्चों, बोहर्स इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट, ये सारे लगते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में लगते हैं। सही है, तो ये आपके लेसन ही अलग हो गया। यही दोनों ऑप्शन थे जिसमें से फाउंडर इफेक्ट है बच्चों, क्योंकि एक स्पीशीज से एक नई स्पीशीज आ रही है जो ज्यादा रिलेवेंट है। सो दैट इज नथिंग बट योर फाउंडर इफेक्ट। ओके, अगला क्या है, इन अ प्लांट डेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉल्ड एज डाई बैक ऑफ द शूट। ठीक है, एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जिसका नाम क्या है, डाई बैक ऑफ अ शूट was observed, उसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस कैन बी रेक्टिफाइड बाय दिस एलिमेंट। किस एलिमेंट की वजह से वो बीमारी हुई है बच्चों, तो वो होती है आपके कॉपर की वजह से। ये चीजें थोड़ा याद रखो, ये आपके 7th लेसन का है। ठीक है, सारी चीजें थोड़ी सी मिक्स है पर आपके 7th लेसन का बच्चों ये है। ओके, चलेगा। अगला क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी इन अ कॉटन क्रॉप इज डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन फ्रॉम। कहां से जीन निकाला गया था बच्चों, कॉटन के अंदर। नाम मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, क्या है बच्चों, वो बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन ऐसा कॉटन था जिसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था। तो वो कौन से कीड़े से निकाला जाता था, कौन से इंसेक्ट से निकाला जाता था बच्चों, दैट इज बीटी। बीटी का मतलब क्या होता है, बैसिलस थैरिंगस। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बैसिलस थैरिंगस। ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया हुआ है, इसीलिए चलेगा। और एमसीक्यूज है तो फटाफट हम लोग कवर भी करना है। द टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, इंटरस्पेसिफिक दो अलग अलग स्पीशीज का इंटरैक्शन, इन विच वन स्पीशीज इन हार्म्ड, एक ऐसी स्पीशीज है बच्चों जो हार्म हो गई, मतलब उसको दिक्कत हो गई है। अदर इज नॉट अफेक्टेड टू टर्म एज, दूसरी कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ, दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमेंसेलिज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमेंसेलिज्म। तो ये थोड़ा सारे पढ़ लेना, अमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म, प्रेडेटर पैरासाइटिज्म, ये सब पढ़ लेना, क्योंकि सबके ऊपर में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन बनता है। सही है, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस भी आपको स्टडी करने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एज इट इज। क्लियर है। अगला क्या है बच्चों, अ स्मॉल पोर प्रेजेंटिंग ऑन अ वुडी स्टेम, एक वुडी स्टेम है जिसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स है सरफेस, विथ बार्क एंड कैरी आउट गैशियस एक्सचेंज। जो क्या कर रहा है बच्चों, गैशियस एक्सचेंज कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेंटिकल्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लेंटिकल्स बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फूड चेन, आपको एक फूड चेन दी गई है बच्चों। इफ अ प्लांट एब्सॉर्ब 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी, अगर एक ऐसा प्लांट है जो कितना 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, देन हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द लायन। कहां है प्लांट्स, अच्छा देखो यहां पे प्लांट्स है, इसने कितना किया बच्चों, 1000 जूल एनर्जी क्या किया, एब्सॉर्ब किया। तो लायंस के पास कितनी एनर्जी होगी, दैट वी हैव टू आंसर। हमें पता है 10% रूल, हमें पता है ना 10% रूल, क्योंकि एनर्जी जो है वो अगले हैबिटाट में, अगले लेवल में जब ट्रांसफर होती है तो सिर्फ उसका 10% ही ट्रांसफर होता है। तो अगर ये 1000 है तो इसका 10% यहां पे ट्रांसफर होगा, मतलब 100 जूल, और 100 जूल का 10% यहां पे ट्रांसफर होगा, मतलब 10 जूल। सही है ना, 100 का 10% क्या होता है, 10। सो 10 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे थोड़े से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ग्लूकानोजन इज सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है बच्चों, सेल ऑफ पेनक्रियाज। देखो पेनक्रियाज के ऊपर हर बार क्वेश्चन बनता है बच्चों। ग्लूकानोजन अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। देखो वीडियो लाइव नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, बीच में लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से। ठीक है, वीडियो को फास्ट भी करके देख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पर आपको सारे एमसीक्यू स्टडी करने हैं, कुछ भी एमसीक्यू स्किप मत करना बच्चों, ध्यान से। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ पे आगे चल के ना हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज होंगे जिसके आंसर्स ऑलरेडी टिक होंगे, तो आपको भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पढ़ने में ज्यादा टेंशन नहीं होगा। आप एक बार अगर उस पीडीएफ को या फिर उस स्क्रीनशॉट को या फिर अगर उससे लिख भी रहे हो ना, तो उसे एक बार स्टडी करोगे ना, तो फटाफट 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 क्या हो जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो सारे एमसीक्यूज की जो पीडीएफ लिंक है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, मुझे कमेंट करके बताना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग के पास नहीं है तो देख लो, ये है बच्चों मेरा इंस्टाग्राम आईडी, रुको, __ अभिषेक 8983। ठीक है, 8983। तो अगर आपको इस पूरे की पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, मुझे अगर पता होगा कि यार बच्चों को नीड है, रियली नीड है, तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलेगा, यहाँ पे मुझे मैसेज करके बता देना। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, यहाँ लिख दूं, ओके चलो, अब आपको वो भी दिखेगा। क्या बोला है बच्चों, द आउटर लेयर, भाई साहब किधर भाग रहा, क्या बोला है, द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन,
आउटर लेयर जो होती है, दो लेयर होती है बच्चों, एक को हम कहते हैं एंटाइन और एक को हम कहते हैं एक्साइन। सही है, एक को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। तो बाहर वाली लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं, तो यहां पे एक्साइन की बातें हो रही हैं। द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज थिक, बहुत ही मोटी होती है, एंड मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बहुत ही ऐसा सब्सटेंस है बच्चों जो डिग्रेड ही नहीं हो सकता, जो टूट ही नहीं सकता, कितने भी नोन जो एसिड्स हैं वो उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। तो वो कौन सा सब्सटेंस है बच्चों, दैट इज स्पोरोपोलेनिन। तो दिस इज द आंसर, स्पोरोपोलेनिन। समझ में आई बात। जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन बच्चों, वो बनती है सेलुलोज और पेक्टिन की, लेकिन जो बाहर वाली लेयर है बच्चों वो किसकी बनती है, स्पोरोपोलेनिन की बनती है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमीट बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मियोसिस और कितने नंबर ऑफ माइटोसिस करने पड़ते हैं। अगर आपने लाइव वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने समझाया है, वहां पे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके, बहुत बार बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस, पता है ना आप लोग को। ठीक है, एक आपका सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमसी, मेगास्पोर मदर सेल। फिर ये आगे चले क्या होता है, मियोसिस करता है बच्चों। तो मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेगा। जब मियोसिस होगा तो कितने सेल बनते हैं बच्चों, 4 सेल बनते हैं। ठीक है, 4 सेल बनने के बाद इसमें से कोई भी 3 सेल क्या हो जाएंगे, डीजेनरेटेड, कोई भी 3 सेल क्या हो जाएंगे, डीजेनरेटेड, और सिर्फ एक ही सेल आगे चल के क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। तो सबसे पहला सेल ये आगे चल के पहली माइटोसिस करेगा, फर्स्ट माइटोसिस। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियर डिवाइड होता है, तो एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। फिर आगे चल के सेकेंड माइटोसिस होगी तो 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस बन जाएगा, और आगे चल के तीसरी माइटोसिस होती है जब, तो आपके 4 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, कुछ ऐसे, ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ऐसा। तो ऊपर वाले को एंटीपोडल सेल बोलते हैं, ये बीच वाला एग सेल, ये बाजू बाजू एनर्जीड और ये पोलर न्यूक्लियर। तो कितने हैं, कितने नंबर ऑफ मियोसिस हुआ, एक बार मियोसिस हुआ। ठीक है, एक बार मियोसिस हुआ बच्चों, जस्ट अ सेकंड, ओके, एक बार मियोसिस हुआ यहाँ पे। ठीक है, और 3 बार माइटोसिस हुआ, तो एक मियोसिस 3 माइटोसिस। क्लियर है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। स्पोरोडम इज मेड अप ऑफ, स्पोरोडम किससे बना है बच्चों, एक्साइन और एंटाइन से, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो स्पोरोडम किससे बना हुआ है, एंटाइन और एक्साइन से बना हुआ है। पोरोगैमी आर रिफर एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू, जो पोलन ग्रेन था उसकी एंट्री पोरोग्रामी किससे होता है बच्चों, दैट इज माइक्रोफाइल से। ऑब्वियसली ना, माइक्रोफाइल ही वो एंड जो ओपन है, चलाजल एंड हमेशा बंद होता है ना, चलाजल जो ऊपर वाला एंड होता है वो हमेशा बंद होता है, तो माइक्रोपाइल जो नीचे वाला एंड है वही ओपन होता है। तो वहीं से आपके पोलन ट्यूब की यानी पोलन ग्रेन की आपके मेल गैमेटोफाइट की एंट्री होगी। पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट, तो उनकी एंट्री माइक्रोफाइलर एंड से ही होती है। The single shielded shape cotyledon in the monocot seed is called as scutellum. Scutellum मतलब क्या होता है, सिंगल कॉटिलिडॉन, या फिर आप कह सकते हो मोनोकॉटिलिडॉन। मोनोकॉटिलिडॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। ये चीजें मैंने लेक्चर के समय में आपको पढ़ाई थी, तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। ओके ओके, अगला क्या है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ए ह्यूमन मेल इज प्रोस्टेट। मैंने आपको बताया ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, ऐसा ऑर्गन जो 2 काम करे, जो 2 काम करे बच्चों। एक तो वो गैमीट बनाए, ठीक है, एक तो वो गैमीट बनाए, गैमीट का फॉर्मेशन करे, और एक तो वो हार्मोन का फॉर्मेशन करे। तो मेल में वो कौन सा हार्मोन होता है जो गैमीट भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है, दैट इज नथिंग बट टेस्टिस। टेस्टिस ही होता है ना वो, जो मेल के अंदर गैमीट और बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में कौन सा होगा, ओवरी। अगर यही क्वेश्चन फीमेल का आया गया तो ओवरी लिखोगे, यहां पे मेल का आया है बच्चों तो टेस्टिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल फ्लूइड, जो सेमिनल फ्लूइड होता है बच्चों वो कैसा नेचर होता है, क्या वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है, या एसिडिक होता है, यही ना। ठीक है, तो अल्कलाइन इन नेचर होता है। अल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक, समझ रहे, तो अल्कलाइन भी आ सकता है या फिर बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मतलब बेसिक भी लिखा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, मेनार्च मतलब स्टार्ट ऑफ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल साइकिल, एंड मेनोपॉज मतलब एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है, तो कौन से वो हार्मोन है जिनके द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है। 2 हार्मोन है बच्चों, एक है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये 2 हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीटली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चाहे उनकी स्टार्टिंग हो चाहे उनकी एंडिंग हो। क्या यहाँ पे ये ऑप्शन है, नहीं, यहाँ पे बच्चों आपको देखना, इन दोनों को कलेक्टिवली हम गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं।
गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं इन दोनों को। तो ये नेम्स आपको पता होने चाहिए। अगर ये ही दिया हुआ है तो वही लिख देंगे, अगर FSH-LS दिया हुआ है तो उसकी जगह वो लिख दो, लेकिन यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन दिया है, सो गोनाडोट्रोपिन इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, ठीक है, इनको ही हम गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। अगले वाले चले, अगले वाले पे। द एवरेज पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, कितने डेज के लिए होती है बच्चों? हमें पता है 9 मंथ के लिए होती है, ठीक है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 9 मंथ में बच्चों ऑलमोस्ट किसी में 31 का डे, किसी में 32 का डे, ऐसा भी होता है। तो ये तो आंसर आएगा आपका 720, ठीक है। लेकिन कभी 30 डेज का डे, कभी 31 डेज का डे, कभी फरवरी भी आ जाता है, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली दिस, इट इज 266 डेज। यहां से 4 दिन आपको माइनस कर देना है, ठीक है, यहां से आपको 4 दिन माइनस कर देना है, समझ रहे? सो इट इज 266 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ओके। बच्चे बहुत बार ये भी लिख के आ जाते हैं, 270 भी लिख के आ जाते हैं, तो 270 आपको नहीं लिखना, आपको 266 लिखना। डैश इज नॉट अ परमानेंट मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल। परमानेंट मेथड कौन सा नहीं है बर्थ कंट्रोल के लिए? वेसेक्टमी परमानेंट है, ट्यूबेक्टमी परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्शन कोई मेथड नहीं है बच्चों। सो विड्रॉवल इज नॉट अ परमानेंट मेथड बच्चों। विड्रॉवल मेथड क्या है कि सीमन को इजैकुलेट ही नहीं होने देना इसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आफ्टर जब इजैकुलेशन होने वाला होगा तो पेनिस को बाहर निकाल लिया जाता है। तो वो एक यू कैन से नेचुरल मेथड है, नॉट अ परमानेंट मेथड। उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है प्रेगनेंसी का, तो दिस इज नॉट अ परमानेंट मेथड। ओके, चलेगा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल? अब ये बहुत ही दिक्कत की बात है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि 2 टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस होता है तो 2 लिख के आ जाते हैं आंसर, पर वो ये नहीं देखते बच्चों कि यहाँ पे पेयर पूछा गया। पेयर मतलब जोड़ी, कितने जोड़ी में होता है? तो एक ही पेयर होता है, 1 सिंगल पेयर। कोई बच्चा ये भी लिख के आ जाएगा, गलत बात, ठीक है। ओनली 1 टेस्टिस, ओनली 1 ओवेरी, कोई आंसर नहीं है। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, चलिए आगे चलेंगे। द 3 प्रिंसिपल ऑफ मेंडल, यानी 3 लॉज ऑफ मेंडल कौन कौन से थे? सबसे पहला डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये वाला सबसे पहला वाला, दिस इज द 3 लॉ ऑफ मेंडल्स, ठीक है। लिंकेज विंकेज उसने नहीं बताया था यार, ये सब एक्सेप्शन थे। ये सारे के सारे क्या है? एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन फॉर लॉस। ये जितने भी लॉ है ना उनके एक्सेप्शन है ये सारे, लिंकेज, सेग्रीगेशन, ये सब। Which of the following is following a back cross? इसमें से कौन सा बच्चों बैक क्रॉस को फॉलो कर रहा है? तो बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका F1 जनरेशन आता है, जो भी आपका F1 जनरेशन आता है उसको पेरेंट के साथ क्या कर दो? फर्टिलाइज कर दो, वही आपका F1 जनरेशन है। जैसे मान लो पेरेंट क्या है? कैपिटल T, ठीक है, स्मॉल t, ये है आपके पेरेंट, इनका क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन क्या मिलेगा बच्चों? F1 जनरेशन क्या मिलेगा? कैपिटल T, स्मॉल t, ये मिलेगा, ये आपका F1 जनरेशन है। तो अब इसको चाहे इसके साथ क्रॉस कर दो, इसके चाहे इसके साथ क्रॉस कर दो, दोनों को ही आप क्या कहोगे? बैक क्रॉस कहोगे। सो कहां आंसर है? हाँ देखो, F1 विथ एनी पेरेंट, मतलब F1 को आप किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो, उसी को बैक क्रॉस कहोगे। लेकिन अगर बैक क्रॉस की जगह टेस्ट क्रॉस आया, अगर बैक क्रॉस की जगह टेस्ट क्रॉस आया तो सिर्फ यही वाला होता है टेस्ट क्रॉस। मतलब F1 जनरेशन को आप स्मॉल होमोजाइगस स्मॉल से अगर आप ये करोगे, दिस इज टेस्ट क्रॉस, समझ रहे हो? ये वाला टेस्ट क्रॉस नहीं कहलाता, सिर्फ यही वाला क्रॉसिंग टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इन ह्यूमन, इंसानों में द सेक्स क्रोमोसोम कंप्लीमेंटेड इज XXXY। हमेशा बच्चों फीमेल्स पहले मेल्स, बाद में मेल्स। हम लोग बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, ठीक है, तो यहां पे भी जवाब लिखोगे तो लेडीज फर्स्ट। लेडीज में क्या होता है? XX, और मेल्स में क्या होता है? XY। अगर कोई बच्चा ऐसा लिख दिया XY XX, तो आपको लगता है कि आपको सही है? हाँ, आपको लगता है टीचर आपको मार्क्स देगा, शाबाशी देगा? नहीं बच्चों, 0 अंडा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि पहले हमेशा XX लिखते हैं, उसके बाद ही XY लिखते हैं। कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बताओ, कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता बच्चों। दिस इज द ओनली मेथड टू राइट द राइट आंसर। ओके, ZWZZ वर्ड में मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। ये आपका किसका है बच्चों? लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ये नहीं पता मेरे को। ओके, चलो आगे चलें। द फैमिली हैज 5 डॉटर। एक ऐसी फैमिली है जिसके पास 5 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं। 5 क्या है? लड़कियां हैं। एक्सपेक्टिंग 6th चाइल्ड, और उनका 6वां बच्चा होने वाला है। पहली बात तो 6वें बच्चे तक पहुंच गए लोग यार, पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ रही है इंडिया की। दिस चांस ऑफ द बीइंग अ सन, अब लड़का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है? तो बच्चों कोई भी बच्चा होने दो, चाहे 50वां बच्चा होने दो, लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50% ही होती है।
ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, कि चाहे 100 बच्चा भी हो रहा हो ना, 99 लड़कियां होंगी, अगर 100 भी वो अगर वो एक्सपेक्ट करते लड़का होगा ना, तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% ही होती है, ठीक है। तो 50% इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। अगला क्या है, इन ह्यूमन बीइंग 45 क्रोमोसोम्स अ सिंगल XO एबनॉर्मली कॉज टर्नर सिंड्रोम, मैंने अभी बताया ना, दिस इज द टर्नर सिंड्रोम, ओके। चलिए आगे, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड बताइए बच्चों हमें। H2A, H3, H2B, ये सारे के सारे मिलते हैं और हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन में ये मिलते हैं, पर ये हिस्टोन में लगता है क्या, नहीं, ये जब चेन बनती है ना तो वो ज्वाइन करने के लिए H1 लगता है, तो H1 इज ऑड, H1 हिस्टोन प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करता, ओके। व्हाट हैपन, हिस्टोन मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं, हिस्टोन ऑक्टामर, जो हिस्टोन ऑक्टामर का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे यहाँ 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 ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, तो यहाँ पे आगे 1 2 3 और पीछे 1 है, फिर 1 2 3 पीछे 1 है, तो वो 4 4 ऊपर 4 इसके 4, तो ये इसके ग्रुप होते हैं, इसका नहीं होता, ये बेचारा क्या कर सकते, गरीब, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या है बच्चों, व्हाट हैपेंड व्हेन हीट किल्ड एस ट्रेन along with live R cells are injected to a mice। अगर ऐसा हुआ जहां पे हीट किल्ड एस्ट्रेन, मतलब एस्ट्रेन क्या है, लीथल है, घटिया है, मतलब उससे मर जाता है चूहा, उसको मैंने हीट किल्ड कर दिया, मतलब मार दिया गर्म करके, लेकिन लाइव आर स्ट्रेन को उसको मिला दिया और फिर उसको माइस के अंदर डाला, तो थर्ड वाला था ना लास्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट वाला जो ऑप्शन था आपके 4th चैप्टर का, ठीक है, क्या होता है, माइस मर जाता था और उसके ब्लड में क्या मिलता था, लाइव एस स्ट्रेन मिलता था, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा था, वहीं से तो डीएनए की बात हुई थी ना, तो ये वाला ऑप्शन सही है बच्चों, दैट माइस डाइड एंड शोज लाइव एस सेल, ओके। अगला क्या है बच्चों, इफ डीएनए हैज 20 एडेनिन एंड 30 साइटोसिन बेसिस, ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स बेसिस इन द गिवन सैंपल। प्यूरिन्स क्या होते हैं, देखो 2 प्रकार के प्यूरिन्स है, तो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन, 2 ग्रुप होते हैं ना बच्चों, ठीक है। प्यूरिन्स में क्या क्या आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडिन्स में क्या आते हैं, थायामीन और साइटोसिन। अब इसने क्या बोला कि आपके पास 20 एडेनिन है और 30 साइटोसिन है, तो कितने प्यूरिन्स कितने, मतलब आपको गुआनिन फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनिन भी होंगे, तो ये अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। अब देखो 20 + 30 कितना होता है, 50, सो आंसर विल बी 50, ठीक है, बहुत आसान, बहुत इजी। चलिए आगे, देखो कलर ना मेरे को यार ये ब्लू कलर दिख रहा है क्या, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है ब्लू कलर, रुको मेरे को चेंज करने दो, ये कलर शायद दिखेगा, हाँ चलो ये दिखता है, ओके। फाइंड आउट डबल रिंग कंपाउंड, एडेनिन ही है भाई, एडेनिन क्या है, एडेनिन इज द ओनली प्यूरिन, और सारे के सारे प्यूरिन्स डबल रिंग होते हैं, एडेनिन भी डबल रिंग होता है और ग्वानिन भी डबल रिंग होता है, इन दोनों को छोड़ के सारे सिंगल रिंग होते हैं। सो एडेनिन भी डबल रिंग, ये भी है, क्योंकि प्यूरिन्स ही डबल रिंग होते हैं ना, सो डबल रिंग आएगा तो प्यूरिन्स, सिंगल रिंग आएगा तो पिरिमिडिन्स, ठीक है, ये सारे पिरिमिडिन है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, पिरिमिडिन है, ओके। समझ रहा है, नोट कर रहे हो, सब कुछ आपको समझा रहा हूं मैं एक एक साथ साथ में, ओके। चलिए आगे क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टैंड इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, मतलब किस कौन से सिंथेसिस में बच्चों डीएनए नहीं लगता। आरएनए बनाने में भी डीएनए लगता है डायरेक्टली, टीआरएनए बनाने में भी डीएनए लगता है डायरेक्टली, दूसरा डीएनए बनाने में भी डीएनए लगता है बच्चों, लेकिन प्रोटीन बनाने में डीएनए नहीं लगता, डायरेक्टली नहीं लगता है। तो प्रोटीन का प्रोसेस कैसा होता है, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी ये वाला प्रोसेस, तो आरएनए बनाने के लिए डीएनए लगा, लेकिन आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन बनाने में डायरेक्टली डीएनए नहीं लगता, आरएनए लगता है। हाँ इनडायरेक्टली डीएनए लग रहा है, पर डायरेक्टली, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, डायरेक्टली डीएनए लग रहा है क्या, नहीं, सो प्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द टेम्पलेट स्टैंड डीएनए हैज अ बेस सीक्वेंस ऑफ CATGATTAC, ओके। न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज इन विच, अब देखो डीएनए है तो डीएनए में यूरासिल नहीं आएगा, थायमिन आएगा, ठीक है, तो सी की जगह क्या आ जाएगा, ए, बनाओ, ए के साथ क्या आएगा, टी, सही है, टी के साथ जगह ए, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ टी, फिर ए, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, टी, और यहाँ पे जी। अब फाइंड कर लो कौन सा वाला है, फाइंड कर लो बच्चों कौन सा वाला है, सी का जी आएगा ना, गलती हो गई मेरे से, पहले ही गलती हो गई, सी का है बच्चों जी। अब फाइंड कर लो, देखो GTA
CTAATG, कौन सा वाला है? दिस इज द आंसर। वैसे आंसर ऑलरेडी ठीक है, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, वरना आप लोग सिर्फ देखोगे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा अगर आएगा तो आप लोग इस तरीके से उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। A unit of lac operon, देखो lac operon बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, which is absence of lactose। लैक्टोज खत्म है, लैक्टोज नहीं है बच्चों, तो ग्लूकोज ही चाहिए बच्चों उसको। सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन इज अ रेगुलेटरी जीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेगुलेटरी जीन। वही एक जीन है जो ऑपरेटर की एक्टिविटी बंद कर देता है, क्योंकि वहां पर लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज है। ओके, इन लैक ओपेरोस लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों, ये सब इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। The proportion of an allele in a gene pool, proportion of an allele in a gene pool to the total number of alleles act as a given locus is called as, मतलब कितना नंबर ऑफ alleles प्रेजेंट है जीन पूल में डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल जीन, तो क्या होता है? उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जीन फ्रीक्वेंसी। ओके, चले आगे। अच्छा, आगे कुछ है ही नहीं, हाँ यहाँ पे है। मोस्ट प्लांट्स मोस्ट प्लांट सेल एंड टिश्यू कंस्टिट्यूएट डैश परसेंटेज ऑफ वाटर। कौन से ऐसे प्लांट्स है बच्चों, मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर टिश्यू है, उसमें कितना पानी भरा हुआ रहता है? ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चों पानी ही भरा हुआ रहता है। किसी भी प्लांट के अंदर जो सेल होता है ना, उसका 90 to 95% उसके अंदर पानी ही पानी होता है बच्चों। इन द ओजोन ऑफ एब्जॉर्प्शन एपिडर्मल सेल फॉर्म द यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज, एकदम नीचे साइड है प्लांट में, एकदम नीचे साइड जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिसेलुलर नाम से पता चल जाना चाहिए बच्चों, जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो उनका ही काम होता है एब्जॉर्ब करना पानी को। फिर एपिडर्मल सेल जिनको बोला जाता है, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट अ रूट हेयर। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चले। ओके, सेल वॉल क्या होती है बच्चों? फ्रीली परमिएबल होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, या फिर सेमी परमिएबल बोल सकते हो, पर सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है, किसी को भी एंट्री दे देता है वो, तो फ्रीली परमिएबल। अगर सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन आता तो सिलेक्टिवली परमिएबल। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है। ओके, अगला क्या है बच्चों? जिबरलिन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मैल्वेनिक एसिड। ये सब पढ़ा है, देखो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम ऑफ साइटोकाइनिन वाज ऑब्टेन्ड बाय द मेज ग्रेन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा कुछ यू कैन से अलग से कोई चीज नहीं है। इन ह्यूमन रेस्पिरेशन केमिकल एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बच्चों? हमारे बॉडी में किस फॉर्म में एनर्जी बनती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। कहाँ है एटीपी भाई साहब? ये ये सारी चीजें बीच में बनती है ना, एटीपी के बीच में बनती है, ठीक है। एल्वियोलाई प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ एल्वियोलाई एक सरफेस एरिया है जो किसके है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एल्वियोलाई क्या है? आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एरिया बनाते हैं। द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम का मूवमेंट, इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल होता है। कौन सी इंटरकोस्टल? दो प्रकार की इंटरकोस्टल मसल होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरकोस्टल मसल मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो आपकी रिब्स है, क्या दिखाऊं, जैसे मान लो ये है और ये है, ठीक है, ये दोनों आपकी रिब्स है ना, रिब्स, ठीक है। तो एक मसल ऐसे बाहर से लगी हुई होगी और एक मसल अंदर से लगी हुई होगी, समझ रहे हो? एक मसल ऐसे बाहर से लगी हुई होगी और एक मसल अंदर से लगी हुई, जो अंदर लगी रहती है, मेरे शरीर के अंदर है जो मसल, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो बाहर लगी हुई है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बोलते हैं। तो जो हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन का ही टॉपिक है ना ये, तो रेस्पिरेशन में बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम आती है। तो कौन सी है बच्चों? देखो, डायफ्राम, इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल वाली, एंड द रिब केज हेल्प इन रेस्पिरेशन करने के लिए बच्चों हमको ये हेल्प करता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे एरिया से बढ़ जाएगा, हम लोग सांस अंदर ले पाएंगे। जब ये रिलैक्स होगा तो एरिया छोटा हो जाता है, सांस हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है, चलेगा। द फ्री एजेस ऑफ द कस्पिड वॉल्स आर अटैच्ड टू पैपिलरी मसल्स ऑफ द हार्ट फाइबर्स बाय द कॉर्डे टेंडनी। कॉर्डे टेंडनी पता है ना आपके? अगर ऐसे हार्ट है तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी पे आपके जो यू कैन से ऐसे वॉल्स रहेंगी ना, इसके ऐसे धागे देखे ऐसे अटैच रहते हैं, तो दीज आर द कॉर्डे टेंडनी। कॉर्ड है बच्चों, ये इसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडनी। क्लियर है? ओके। द इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू इन द अडल्ट मेनली फाउंड इन द रेड बोन मैरो। ये सबको पता है यार, जो ये वो सेल है, ये वो टिश्यू है जो आगे चल के आरबीसी बनाता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। प्लेनेरिया शोज डैश टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। लैडर, उसका देखियो ना, ऐसा नर्वस सिस्टम होता है, ऐसा होता है,
फिर ऐसा होता है और बीच में कुछ ऐसे 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 जंक्स होते हैं, ये यहाँ पे गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम दिखाता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवॉट, -70 बाहर के कंपैरिजन में। अगर मान लो ऐसा आपका एक न्यूरॉन है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज है, पर बाहर के कंपैरिजन में -70 होता है। फिर इसके अंदर यहाँ पे चैनल गेट्स खुल जाते हैं तो यहाँ पे -70 नीचे हो जाता है। फिर वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है कि कैसे एक करंट या फिर यू कैन से कैसे एक टच सिग्नल ट्रैवल करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, पढ़ा है ना मैंने सब कुछ, ठीक है। तो वो -70 होता है। द डीजेनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूस नर्वस सिस्टम सीएनएस एक्ट एज अ डैश डिजीज। अगर डीजेनरेशन हो जाएगा डोपामिन, बॉडी से डोपामिन ही रिलीज नहीं होगा। देखा होगा ना कुछ लोग होते जो ऐसे हरकतें करते हैं, मतलब हरकतें नहीं बोल सकते उनको, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, पर उनकी बॉडी ना मतलब विदाउट कंट्रोल मूव करती रहती है। थोड़े से बुढ़े वाले एज होते हैं, थोड़े से बड़े एज के होते हैं बच्चों, उनकी बॉडी विदाउट कंट्रोल होती है और ऐसे ऐसे हिलती रहती है, कभी कुछ करते रहेंगे कभी कुछ करते रहेंगे, ऐसे हिलती रहती है। तो उनको बीमारी होती है बच्चों, उनके बॉडी में डोपामिन रिलीज नहीं होता, उनको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। दिखा है ना, हाँ देखो दिया, दिस इज द पार्किंसन डिजीज, जो किसकी वजह से होती है, डोपामिन कम हो जाने की वजह से, या फिर डोपामिन रिलीज नहीं होता उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज देखने के लिए होती है। ओके, थोड़े से बचे हुए 25 MCQs और बचे हुए, जो कितना बड़ा वीडियो बना है देखने दो। ओके, आधा घंटा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट करते, फटाफट आप लोगों को समय मिलेगा ना बच्चों पढ़ने का खुद से। इम्यूनिटी एक्वायर्ड फॉर द इन्फेक्शन इज डैश इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो हम अक्वायर करते हैं दुनिया में, जब पैदा होने से हमको नहीं मिलती, जो अक्वायर करते हैं उसे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब हमको नेचुरली, हमको पोलियो हो गया, पोलियो नहीं यार गलत से, हमको चिकन पॉक्स हो गया, तो नेचुरली आपको चिकन पॉक्स हो, आप गए रहोगे कुछ गंदा चीज खाने के लिए, तो आपको चिकन पॉक्स का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुस गया, आपको चिकन पॉक्स हो गया, फिर उसके बाद आपकी बॉडी उसके लिए एक्वायर हो जाती है, फिर आपको फ्यूचर में कभी चिकन पॉक्स नहीं होता। सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज कम्युनिकेबल। ऐसी कौन सी डिजीज है जो फैलती है बच्चों, रैकेट्स नहीं फैलता, डायबिटीज नहीं फैलता, ये भी नहीं फैलता, तो मलेरिया ही डिजीज है जो बच्चों फैलती है। ओके, चलेगा। अ पर्सन प्रिपेयरिंग फूड इन अ अनहाइजीनिक प्लेस, बहुत ही गंदे जगह पर बच्चों एक पर्सन है जो खाना बना रहा है, भेलपुरी बना रहा है, एंड कैन बी मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ किस डिसीज। कौन सा डिजीज सबसे ज्यादा फैलेगा, तो गंदे जगहों पर बच्चों टाइफॉइड सबसे ज्यादा फैलता है, ये हमेशा ध्यान रखना। निमोनिया नहीं फैलता है, कुछ भी बोलते, कैंसर थोड़ी ऐसे फैल जाता है कुछ भी, ठीक है, साइफिलिस भी नहीं, तो निमोनिया, टाइफॉइड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ डैश सेल। किस सेल का होता है बच्चों, एपिथेलियल, बाहर वाले सेल जो होते हैं ना, एपिथेलियल सेल का बच्चों जो कैंसर है उसे कार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे। द स्पीशीज ऑफ डैश इन्वॉल्व इन द चीज फॉर्मेशन, पेनिसिलियम, ये पहले पढ़ा है आप लोग को, ठीक है। पेनिसिलियम बच्चों चीज फॉर्मेशन में लगता है। एक मिनट रुकिए, पेनिसिलियम लगता है या सैक्रोमाइसिस लगता है, रुकिए 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 रुकिए, लेट मी गूगल इट, मेरे को ये आंसर गलत लग रहा है। पेनिसिलियम इज नॉट द स्पीशीज, which microorganism used in cheese formation, cheese production? Lactic acid, lactobacilli, yes. Streptococcus, Saccharomyces cerevisiae नहीं, Streptococcus भी यूज किया जाता है, lactobacilli भी, और lactobacilli is the correct option। ये आंसर नहीं है बच्चों, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वही मैं बोलूँ, पेनिसिलियम यूज नहीं करते बच्चों, पेनिसिलियम तो दवाई है, पर पेनिसिलियम भी यूज किया जाता है बहुत जगहों पर। तो एक चेक कर लेना इसका आंसर, मेरे हिसाब से तो लैक्टोबैसिलाई होना चाहिए, क्योंकि मैंने 10th में पढ़ाया था, तो वहाँ तो लैक्टोबैसिलाई ही ये था, ठीक है। यस, पेनिसिलियम नहीं होगा मेरे हिसाब से, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे, कुछ भी होता है। एस्परजिलन नाइगर इज यूज्ड फॉर द, कौन से विटामिन के लिए, विटामिन सी, विटामिन सी बच्चों जो हमारी स्किन को निखार देता है एस्परजिलन नाइगर से बनता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। देखो ये एंजाइम वाला टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसके अंदर कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, या फिर कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते आप। इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय द इनोकुलेटिंग मिक्स ऑफ लैक्टोबैसिला एसिडोफिलस। देखो लैक्टोबैसिला एसिडोफिलस ही हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा एसिड लगता है ना, खट्टा लगता है ना, तो बिकॉज ऑफ दिस एसिड खट्टा, ठीक है। ओके, द टेक्निक विच इज इन्वॉल्व एडिशन ऑफ डिलीशन ऑफ जीन, जीन का एडिशन डिलीशन, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। आप एडिशन कर रहे हो, जीन का रिडिशन कर रहे हो। जीन स्प्लाइसिंग क्या होती है, जीन स्प्लाइसिंग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं बच्चों, HNRNA का स्प्लाइसिंग करने के लिए यूज करते हैं। दिस विल नॉट बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। ओके, E core R1 is obtained from Escherichia coli RY13,
ठीक है, तो ये आपको नाम लिखना मैंने सिखाया था ना, ECO, यहाँ से R और यहाँ से 1, ठीक है, ECO-R1। अगला क्वेश्चन क्या है, the enzyme restricted endonuclease is cut double stranded of DNA, डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए को कट करता है बच्चों, ज्वाइन नहीं करता। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा क्या करता है, कट करता है किसकी, डीएनए की स्ट्रैंड को, डबल स्टैंडर्ड, नॉट अ सिंगल स्ट्रैंड। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर रिएक्शन मोस्टली यूजफुल किस में यूज किया जाता है बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो अगर आपके पास सिंगल डीएनए है, जैसे मान लो जब कोविड का टेस्ट किया जाता था ना, अलग अलग एयरपोर्ट्स पे कोविड टेस्ट किया जाता था, तो वो लोग आरटीपीसीआर करते थे। आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो होता क्या पता, आपके ब्लड में अगर वो बैक्टीरिया है या फिर वो वायरस है तो उसका बहुत ही कम अमाउंट होता है, मतलब उसका डीएनए बहुत ही कम होता है। तो अगर आपको उसको पहचानना है ना, तो पहले उसका डीएनए का जो अमाउंट है वो बढ़ाना पड़ेगा, मिलियन टाइम्स ऑफ क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए को बढ़ाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसकी कॉपीज बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग पीसीआर यूज करते हैं। तो क्या है बच्चों, एम्प्लीफिकेशन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन यानी इसके सिंथेसिस के लिए, मतलब एम्प्लीफाई करने के लिए उसके नंबर को। द बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक प्लांट होता है बच्चों। बीटी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, बैसिलस थेरिंगस, एक ये है बैक्टीरिया है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होता है, बीटी का जीन, इसको यहां से निकालते हैं ना वो लोग, बीटी, बैसिलस थेरिंगस, बोल्ड कॉटन नहीं। इन ट्रांसजेनिक क्रॉप सब्सटेंस प्रोवाइड विटामिन ए इज कॉल्ड एज राइस। राइस को हम लोग विटामिन ए डालते थे ना, जिसकी वजह से उसको गोल्डन राइस बोलते थे। अगर इसके अंदर बढ़ जाएगा तो उसको गोल्डन राइस बोलते हैं। सब पढ़ाया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है सब कुछ, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, जीएमओ किसकी, जीएमओ क्या बोलते हैं बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जनरेशन नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी है बच्चों। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप जीन से ही खेलोगे, जीन ही होगा। ओके, ठीक है। An association of individual in the different species living in the same habitat having the functional interaction is called as biotic community। एक community को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे अलग अलग types of organisms है बच्चों, जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं, that will be biotic community। ये सब डायरेक्ट आंसर है, इसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। कम्युनिटी इज ऑल्सो डिफाइन एज इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या होती है, ऐसी पॉपुलेशन जो इंटरैक्ट करती है। बहुत सारी पॉपुलेशन है, कुत्ते बिल्ली यहाँ पे मेरे घर में पड़े हुए, तो मैं क्या करूंगा, कुत्ते को खाने खिलाऊंगा, बिल्ली को मार के भगाऊंगा, तो हमारे बीच की इंटरैक्शन है ना बच्चों। सो दैट विल बी द इंटरैक्शन, जिसको हम लोग कम्युनिटी, ये हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। द रीजनल एंड द लोकल वेरिएशन विदाउट ईच बायोम, हर बायोम के विद इन ईच बायोम सॉरी, लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटाट। बहुत सारे अलग अलग हैबिटाट्स बनाने में उसकी हेल्प होती है। फटाफट करते हैं बच्चों, लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। द कैटल इग्रेट एंड द गैजिंग कैटल, ठीक है। कैटल इग्रेट, अब पता है ना, एक भैंस चरती रहती है, मान लो भैंस आपकी चर रही है अपना दाल ये खा रही है, घास खा रही है, पर उसके पीठ पे आके एक इग्रेट बैठ जाती है। अब उसका क्या है बच्चों, दोनों के बीच में ये हो रहा है ना, मतलब दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। क्या इंटरैक्शन हो रहा है कि जब आपकी भैंस, आपकी तो नहीं, जब भी वो भैंस घास खाएगी तो उसके अंदर जो भी छोटे छोटे कीड़े होंगे वो भागेंगे इधर उधर इधर उधर, क्योंकि वहां पे भैंस जा रही है ना। तो भैंस जब घास को हिलाएगी खाने के लिए, तो वहां पे छोटे छोटे कीड़े इधर उधर भागते, तो जो कीड़े भाग रहे हैं उनको वो इग्रेट खा जाती है। तो यहां पर इग्रेट का फायदा होता है, इग्रेट के लिए पॉजिटिव चीज है। पर क्या भैंस को इससे फर्क पड़ता है, क्या अगर इग्रेट उन कीटाणुओं को नहीं खाएगी, बैक्टीरिया को नहीं खाएगी, तो क्या भैंस को फर्क पड़ेगा? नहीं, भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म, एक को फर्क नहीं पड़ता पर एक के लिए पॉजिटिव, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बच्चों, दोनों को पॉजिटिव। पैरासिटम में क्या होता है, एक मर गया और एक बढ़िया खाना मिल गया। कंपटीशन में भैया दोनों के लिए नेगेटिव नेगेटिव है। इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व लॉग फेज शोज एज इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ। देखो 3 फेज, अलग अलग फेजेस थे, लैग फेज, लॉग फेज, ठीक है। वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई हुई है। और क्या है, द नंबर ऑफ डेथ अंडर आइडियल कंडीशन नोन एज एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, यस, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, मर जाओ लेकिन आइडियल कंडीशन में मरो। द ग्रोथ ऑफ न्यू ग्रासेस एंड श्रब्स इन द पैच ऑफ फॉरेस्ट बर्न डाउन। अगर एक फॉरेस्ट पूरा जंगल हो गया, जंगल पूरा जल गया, पर वहां पे नए नए छोटे छोटे ग्रासेस उग रहे हैं, इन द फॉरेस्ट फायर लग गई थी उधर, वहां पे ग्रासेस उग रहे हैं, तो इसको कौन सा सक्सेशन बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से जंगल था, वो जल गया, अब वापस जंगल उग रहा है ना, तो सेकेंडरी सक्सेशन। पहले जहां पर कुछ भी नहीं था, जैसे मान लो पहले पूरा रेत है, रेत ही रेत है, अब वहां पे अगर जंगल उगने लगा तो वो प्राइमरी सेक्शन है, पर ये आपका सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, चलेगा। आगे क्या है, ऑल टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वेयर एज लैंड और वाटर ऑलवेज रीचेस, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, सारे टाइप की इकोलॉजिकल सक्सेशन बच्चों जहां पे लैंड और वाटर हमेशा रीच करती है, वो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी होती है, बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी।
जहां पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब चंगा सी, ठीक है। डोडो बर्ड गायब हो गई, ठीक है। स्टेलर सी काउ गायब हो गए, पैसेंजर पीजन गायब हो गए। आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्शन, ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों एक्सटिंक्शन के। किसकी वजह से, किसकी वजह से बच्चों इनका एक्सटिंक्शन हुआ? बहुत ज्यादा हम इनको हंट करते थे, बहुत ज्यादा इनको मारते थे, डोडो बर्ड को, ये सी काउ पिजन को बहुत ज्यादा खत्म करते थे, मारते थे, तो एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा करते थे। सो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन बच्चों हम इनका जो एक्सटिंक्शन हो चुका है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो बच्चों, इंडिया बोस्ट अ हैंडसम शेयर ऑफ डैश परसेंट ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी वेल्थ ऑफ अर्थ, मतलब पूरे दुनिया की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से कितनी इंडिया में मिलती है? तो 8.1। इंडिया में 8.1 बायोडाइवर्सिटी आपके भारत में मिलती है दुनिया की, ठीक है, चलेगा। तो ये सारे एमसीक्यूज बच्चों मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। ऑलमोस्ट 75 एमसीक्यूज थे जो इस वीडियो के अंदर बच्चों हमने कवर करवाए हैं, एक दो शायद कम होंगे, और कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको सबका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोग को, मुझे आप लोग मैसेज कर देना, कहाँ गई मेरी आईडी, कहाँ गई, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे भी हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको सारे के सारे पीडीएफ चाहिए तो इस वाले टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है, इस वाले टेलीग्राम पे आ जाओ, और सॉरी इस वाले इंस्टाग्राम पे आ जाओ, और आप बच्चों हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी बच्चों मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे मैं नहीं डालता टेलीग्राम पे, कोई और डालता है, राहुल भाई डालते, ठीक है। मेरे बस में मेरा इंस्टाग्राम है, तो अगर नहीं मिला आपको कहीं भी तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, मैं आप लोग को जी ड्राइव की लिंक दे दूंगा, सब कुछ अपलोड है वहाँ पे, ठीक है, चलेगा। क्लियर है बच्चों? सो आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एमसीक्यूज बच्चों मैंने आप लोग के इस वाले वीडियो के अंदर कवर करवाए हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में, लाइव सेशन में मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय बाय।